सिर्फ वाणी सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं, उनका क्या व्यू पॉइंट है मनोज जी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं 2 मिनट आप सुन। ये आपको जाना है, आपको जाना है, इट्स ओके, आपको जाना है, इट्स ओके। मनोज तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं मैं सुनूंगा। सुन रहे, थैंक यू वेरी मच, मैं सुनूंगा, थैंक यू, मैं सुनूंगा। थैंक यू। अनुराग भदौरिया। मैं देखिए मनोज जी, आपको जीत की बहुत सारी बधाई। आपने तीसरी बार आप लोकसभा के सदस्य बने हैं, ये इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं, और आगे भी आपको एनडीए में मंत्री बनाएं, इसके लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में, आपने सही कहा मनोज जी, उत्तर प्रदेश के ही उतने हैं जितने बिहार के हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर उनको उत्तर प्रदेश का ही मानते हैं, और जब कभी कोई बिहार का नाम लेता है तो शायद किसी को याद आ जाए कि बिहार के रहने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा कि अच्छी बात है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता एनडीए की बात करने लगे हैं, जो पहले नहीं करते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह का और देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है, इस बात को कोई माने या ना माने, आप 400 पार का नारा देते थे, आज 240-41 पे आके रुक गए हैं। इसके मतलब जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया। जो चंद्रबाबू नायडू कब आए हैं, अभी तो चंद्रबाबू नायडू जेल में गए थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आवाज़ भी नहीं उठाई, मिलने तक नहीं गई। आज चंद्रबाबू नायडू अच्छे लगने लगे, अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोला गया था अभी 6 महीने पहले ही, और क्या नहीं सुना गया था, आज नीतीश जी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये सच है कि आप बैसाखी पे आ गए हैं, और बैसाखी तो आप जानते ही हैं, बैसाखी कभी हमारे पास भी हो सकती है, आज आपके पास है तो कभी इधर भी आ सकती है, लेकिन आप जीते हैं, इसके लिए बधाई है, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरा, मनोज जी को भी रख लो। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में मुद्दों पे चुनाव हुआ इस बार। मुद्दे तो वही थे, जैसे हमारे साथी सुधांशु जी हमेशा से महंगाई दर पूछते रह गए। हम इनसे कह रहे थे महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, तो कहते बेरोजगारी दर बताओ, महंगाई दर बताओ। तो जनता ने कहा महंगाई बेरोजगारी दर तो हम बताएंगे वोट में। जो हम महंगाई से झेलते हैं, जिस तरह से हम जाते हैं बाजार में और हमें जिस तरह से महंगाई का दर्द झेलना पड़ता है, वोट के माध्यम से हम महंगाई दर बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जनता ने महंगाई की दर इनको बता दी। अब शायद दोबारा महंगाई बेरोजगारी का दर नहीं पूछेंगे, जनता का दर्द जरूर समझेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा, बीजेपी ने जनता का दर्द नहीं समझा, सत्ता की तकलीफ तो उनको रहती है हमेशा कि सत्ता कैसे मिल जाए, और जनता का दर्द जब तक आप नहीं समझेंगे, जनता आपका सम्मान नहीं करेगी। अयोध्या हारने का मतलब होता है, अयोध्या जब आप बुरी तरह हार गए तो मुझे लगता है प्रभुराम ने भी आपको नकार दिया। प्रभुराम के नाम पे आपने राजनीति की, प्रभुराम को बोला हम प्रभुराम को लेके आए, प्रभुराम ने कहा मैं पूरे संसार को मैं लेके आता हूं, मैं पूरे संसार को देखता हूं, और आप कह रहे हो आप प्रभुराम को लेके आए। तो प्रभुराम ने कहा आपको अयोध्या से हम समेट देने, पहले तो अयोध्या से आपको बुरी तरह हराया। प्रभुराम आपसे नाराज, प्रभुराम के बच्चों के बारे में आपने सोचा नहीं, प्रभुराम की बच्चियों के बारे में आपने सोचा नहीं। तो आप क्या सोच रहे थे? मैं तो ये क्या समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता समथिंग इन प्रिंसिपल हैज गॉन रॉन्ग। अनुराग जी, मैं आपकी बात समझा। ओपनिंग कमेंट खुश होंगे ना जब उनके बच्चे खुश होंगे। बिल्कुल, ओपनिंग कमेंट। आज आप अयोध्या भी हार चुके हैं। मैं आपसे अखिलेश यादव के मास्टर स्ट्रोक और माइंडसेट के बारे में भी बात करूंगा। ये आपके ओपनिंग कमेंट्स है, मैं आ रहा हूं। क्या स्ट्रेटजी थी मुझे बताया जा रहा। आप बहुत एडवाइस कर रहे थे अखिलेश यादव, कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिसपे अनुराग भदौरिया स्पेसिफिकली डिसाइड कर रहे थे। सुधांशु जी, आ रहा हूं। आपसे पहले मनोज तिवारी जी थे, वो बोले, इसलिए मैं सिर्फ दीपक जी के पास जा रहा हूं। दीपक जी, अयोध्या हारने पे आपने ट्वीट भी किया। मैं कह रहा हूं बीजेपी के लिए इन प्रिंसिपल कुछ तो, जो मैंने सुधांशु जी से उस दिन भी पूछा था जब मेयर अर्नब थे इंग्लिश वाले चैनल पे, कि सुधांशु जी समथिंग इन प्रिंसिपल हैज गॉन रॉन्ग। उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र, आपने सोचा था बंगाल में आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे, आप पिछली बार से भी कम हो गए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार नहीं चल रहा है, और ये सबको पता है। देवेंद्र फडणवीस हैज ऑफर्ड टू रिजाइन एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा मुझे पार्टी में जाने दो। सुधांशु जी उसे घुमाना चाहे घुमा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, मैं दोबारा आ रहा हूं, दैट इज सिंगल मोस्ट डेट्रीमेंटल पॉइंट फॉर बीजेपी। दीपक जी, सबसे ज्यादा नुकसान वहां हुआ। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा ऐश्वर्या, अनुराग भाई को बधाई देना चाहूंगा। हम बड़ा मजाक करते हैं उनसे कि अनुराग भाई ने आलू बोया है। कम से कम सीटों के तौर पे 37 सीटों के तौर पे अनुराग भाई को सोना मिल गया है, इसलिए अनुराग भदौरिया को बहुत बहुत बधाई। आपको याद है, मैं भूल गया था। उत्तर प्रदेश की, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के लिए। अनुराग भाई, हम तो हंसी मजाक में आपसे बात बोलते थे, लेकिन आपने सीटों का सोना निकाला, इसलिए मुझे लगा कि आज आपको बधाई देना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। जब आदमी को बहुत जरूरत से ज्यादा सफलता मिल जाती है ना, तो वो गाना सुना ना, आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, तो एक बहुत पुराना शेर है। मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो,
मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो कि मैं जमीन के रिश्तों से उठ गया यारो। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अंदर झांक कर देखना होगा कि गलती कहाँ कहाँ है। गलती कई सारे लोग लिख रहे हैं, मैं उनके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बेहतर है सुधांशु जी हैं, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी में कई सारे नेता हैं, उनको समझना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि हवा में इतने चले गए थे कि जमीन के रिश्ते से उठ गए। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद राज्यसभा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। देखिए, दीपक जी ने जो बात बोली हम उसको बिल्कुल सर माथे रखते हैं, मगर आप ये भी सोचिए कि बदलाव का बयार कितनी बड़ी है कि 240 सीटें पाने के बाद, अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें, हमारे चेहरे के ऊपर मायूसी है और जिनको 100 सीटें नहीं मिली उनकी बाछें खिली हुई हैं। ये कुछ वैसा होता है जैसे हम लोग बचपन में कहते थे कि एक स्टूडेंट टॉपर था जिसे डिस्टिंक्शन में पास होना चाहिए था और वो फर्स्ट डिवीज़न रह जाता है तो उसके घर के ऊपर मायूसी होती है, और एक बच्चा जो लगातार फेल हो रहा था और उसको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता है। तो वो उस प्रकार का अंतर है, परंतु फिर भी हमारा बेंचमार्क डिस्टिंक्शन ही था और डिस्टिंक्शन ही रहेगा। और हम इस बारे में विचार करेंगे कि किस कारण से उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और महाराष्ट्र में, 3 बड़े राज्यों में जो हमें विपरीत परिणाम मिले हैं, उसको हम ईमानदारी से उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट हो गई, मैं लोगों को याद दिला दूं, 1984 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था जो कि इंदिरा जी की दुखद हत्या के बाद हुआ था, और 1991 में कांग्रेस को 242 से 43 सीटें मिली थी जो राजीव गांधी जी की हत्या के बाद हुआ था। यानी 2 हत्याओं के साये में हुए चुनावों को छोड़ दे तो 1980 के बाद से आज तक कांग्रेस ने कभी 240 सीटें नहीं प्राप्त की हैं जितनी हमने अब प्राप्त की हैं तीसरे टेनोर में, और उसके बाद इसे हमारी पराजय के रूप में देखा जा रहा है। तो यह देखने का भी एक नजरिया है। जैसे बंगाल में हम 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंचे थे, 38% वोट था हमारा, और उसके बाद यह माना गया था कि बीजेपी हार गई, जबकि 2011 तक पश्चिम बंगाल चाइना के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या थी जो लेफ्ट, अनुराग जी आ रहा हूं, वहां मृत्युंजय तिवारी जी को गया। परंतु उसके बाद भी आज हम ये भी बताना चाहते हैं, दक्षिण भारत को लेकर बहुत हमारे विरोधी बोलते थे, आज दक्षिण भारत में बात करिए किसके कितने सांसद हैं। आज हमारा कर्नाटक में 46% वोट आपसे अधिक है, 35% वोट तेलंगाना में, 16.8% वोट केरल में। अभी तमिलनाडु का वोट प्रतिशत हमारे पास नहीं है। हम दक्षिण में तमिलनाडु को छोड़कर हर राज्य में हुए हैं। यानी वास्तविक अर्थों में देखा जाए, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कांग्रेस से पूछे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर में इनकी स्थिति बहुत वो है। इसलिए मैं मानता हूं हमारा यह भी लक्ष्य नहीं था कि हम इनसे कंपैरिजन करेंगे, हम ईमानदारी से उसका विश्लेषण करेंगे। परंतु एक यथार्थ मानना चाहिए कि 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार सरकार आई है और हमने वो मुकाम हासिल किया है जो नरसिम्हा राव की सरकार के बाद आज तक कांग्रेस कभी 240 नहीं आई है। या दूसरे शब्दों में कहूं, जब से चुनावी हिंसा बंद हो गई है, जब से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ गए हैं, जब से चुनाव में हत्याएं की खबर बंगाल को छोड़ दे वो आनी बंद हो गई हैं, वोटर आईडी कार्ड 1993 में आए थे, उसके बाद से कभी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है।